सुर्खियों में। नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य शुक्ला। आज हम चर्चा करेंगे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण पर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा। आपका स्वागत है। आशुतोष जी, आप बहुत लंबे समय से पत्रकारिता क्षेत्र में, खास करके अगर हम कहें तो ग्रामीण भारत के बारे में गहन अध्ययन किया है आपने और लगातार लिखते रहे हैं। अभी हाल ही में सरकार एक विधेयक लेकर आई जो राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद अब कानून बन गया है। सबसे पहले हमें संक्षेप में अगर बताएं, ये कानून क्या है? देखिए, ये कानून बहुत स्पष्ट है। एक रोजगार गारंटी स्कीम पहले से चल रही थी जिसका नाम मनरेगा था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी स्कीम, और उसमें बदलाव की जरूरत बहुत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। तो उस बदलावों को समेटते हुए कैसे क्या जरूरतें, कहाँ खामियां थी, बहुत बड़ी खामियां थी, लगातार शिकायतें आती थी मनरेगा के बारे में, उसके अनुरूप फिर कैसे नए भारत के लिए इसको तैयार किया जाए। ये मूल रूप से रोजगार गारंटी स्कीम ही है, लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं जो भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए किए हैं। बिल्कुल। और वो परिवर्तन क्यों जरूरी थे? क्योंकि जब आपने मनरेगा का जिक्र किया, मनरेगा जब लागू हुआ था वो सन 2005 था और आज हम 2026 के दहलीज पर खड़े हैं। ग्रामीण भारत में बहुत कुछ बदला है। तो वो कानून क्या था और अब के कानून की जरूरत क्यों पड़ी? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। 2005 का जब ये कानून बन रहा था, मैं उस समय से कवर कर रहा था इसे जी, रूरल डेवलपमेंट को, और मैंने देखा था। तो आप जब देखिए, पिछले इतिहास में जाकर के देखिए तो उसकी जरूरत क्यों हुई। उस समय भी रोजगार की कुछ योजनाएं चल रही थी। फूड फॉर वर्क प्रोग्राम चल रहा था, गारंटी एश्योरेंस प्रोग्राम चल रहा था, एक संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना चल रही थी। लेकिन क्यों जरूरत पड़ी इसे? जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि एक तो जो अनस्किल्ड जो लेबरर हैं उनकी जरूरतों को पूरा नहीं कर रहा था। दूसरा, ये भी सोचा गया कि हम फूड फॉर वर्क क्यों दे रहे हैं, हमें सीधे कैश कंपोनेंट किस तरीके से देना चाहिए ताकि वो बाकी जरूरतों को पूरा करे। वो चीजें बदली और फिर धीरे धीरे आकर के मनरेगा में सब कुछ समाहित हो गया। मनरेगा जब से स्टार्ट हुआ वो चीजें खत्म हुई। मनरेगा नेक्स्ट ईयर से ही इसमें बहुत बड़े लेवल पे करप्शन की बात आने लगी थी। गवर्नमेंट के अंदर से ये डिमांड उठने लगी थी और उस समय रघुवंश प्रसाद सिंह रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर थे। उन्होंने खुद सीएजी से कहा था, जनरली सीएजी 4-5 साल के बाद किसी स्कीम को टच करती है कि चलो हम इसका ऑडिट करें, लेकिन नेक्स्ट ईयर ही रघुवंश प्रसाद सिंह जी को, सीएजी को ये रेफर करना पड़ा था कि आप इसकी जांच कीजिए क्योंकि बहुत करप्शन की शिकायतें आ रही। ये एक बात। क्यों? क्योंकि मॉनिटरिंग की व्यवस्था नहीं थी उसमें। इसके अलावा धीरे धीरे 20 साल में अब जो है लगातार ये चीजें बहुत बड़े लेवल पे आई कि आखिर हम फाइनली एसेट क्या क्रिएशन कर रहे हैं। क्या हम किसी को रोजगार सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि बस तुम पैसे लो, जाओ, कुछ काम हो या ना हो। शिकायतें ये आ रही थी कि एक बार तालाब को बंद कर दिया जाता था तो काम हो गया। क्यों? क्योंकि आपने उसमें 25 मजदूर लगा दिए। दूसरी बार उसी की खुदाई करके कच्ची सड़क बना लो। शुरुआत में इसमें यह भी था कि परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं क्रिएट होना है। अब समझिए कितनी बड़ी खामी थी। अब जब हम विकसित भारत, और ये नाम भी चेंज हुआ, विकसित भारत इसमें साथ में जोड़ा गया, वो सोच उसी को दर्शाता है कि क्या जो रूरल लैंडस्केप है वो बदला कि नहीं। तो आप देखेंगे कई योजनाएं सेंट्रल गवर्नमेंट की चली, बहुत सारे लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट ने भी चलाया, जिसने रूरल लैंडस्केप को बदल दिया। गरीबी कम हो रही है, आंकड़ों में है। मतलब ये मुंहबोली वाली बात नहीं है, सब कुछ आंकड़ों में है। गांव में सड़कें पहुंच चुकी हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, पानी नल से जल वाली जो स्कीम है वो पहुंचने लगी। जो एक महत्वाकांक्षा थी बिल्कुल उस मजदूर की जो कि उस समय खाने को तरस रहे थे, अब वो दूसरे लेवल पे देख रहे हैं कि हमें बच्चों को पढ़ाना कैसे है, हमें जीवन में सुधार कैसे करना है। तो अब जाहिर है कि आपको धीरे धीरे सारी स्कीमें इस मोड में लानी पड़ेगी कि गरीबों तक पैसे भी पहुंचे उनके हाथ में, वो पैसा खर्च भी कर पाए और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी हो जो उनके लाइफस्टाइल को भी चेंज करे। बिल्कुल। तो ये दोनों चीजें थी, इसी को सोच कर को बदला गया। और आइए अब सुनते हैं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को, उन्होंने इस कानून के बारे में क्या कहा। विकसित भारत जी राम जी योजना मनरेगा के आगे का कदम है। मजदूर भाइयों, 100 दिन की नहीं, अब 125 दिन काम की गारंटी है, कानूनी गारंटी। और काम नहीं तो बेरोजगारी भत्ते के प्रावधान को और सशक्त बनाया गया है। मजदूरी अगर देर से मिली तो अतिरिक्त राशि देने का प्रावधान है। और दूसरी तरफ एक विशाल धनराशि जो प्रस्तावित इसी साल है वह 1,51,282 करोड़ रुपए से भी ज्यादा।
आशुतोष जी, आपने बताया कि कैसे मनरेगा की जरूरत हमको आज से 20 साल पहले पड़ी थी। 20 साल में हमारा ग्रामीण भारत बहुत बदला है, लोगों की आकांक्षाएं बढ़ी हैं। आज वो भारत है जब भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और वो सपना हम देख रहे हैं सब मिलकर। मनरेगा और विकसित भारत जी राम जी, ये जो कानून है, मैं आपसे और समझना चाहूंगा कि कैसे ये नया कानून पहले के कानून से और बेहतर है। दो तरीके से इसको एनालाइज करना चाहिए। एक तो कि मजदूर के लिहाज से, जो अनस्किल्ड वर्कर हैं, उसके लिहाज से कैसे ये फायदेमंद। उस लिहाज से आप देखें तो मॉनिटरिंग, जो कि शोषण होता था मजदूरों का, कि रजिस्टर पे नाम चढ़ गए किसी फैमिली से और जो वहां का सरपंच है और उसने चढ़ा दिए 50-60 लोगों के नाम, उसका पैसा जो है सो उठा लिया, वो नहीं हो सकता। प्रॉपर मॉनिटरिंग विद टेक्नोलॉजी, कहां काम हो रहा है, कितना काम हो रहा है। अब जो है सो सरकार, वो चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, यहां पे बैठ के वो मॉनिटर पे देख सकती है कि हाँ यहाँ काम, जियो टैगिंग होगी जी, तो यानी उसका एक्सप्लॉयटेशन रुकने वाला है। पहली बात। दूसरी बात, जो इसकी बात थी, आपको रोजगार नहीं मिला अगर 15 दिन में, तो आप हकदार हैं कि आप उनको बेरोजगारी भत्ता दें जी। इस बार ये प्रोविजन किया गया है उसमें कि अगर बेरोजगारी भत्ता देने में आप देर करते हैं तो पर डे के हिसाब से आपको उसमें एक इंटरेस्ट भी जोड़ना पड़ेगा। तो यानी पे स्टेट गवर्नमेंट पे प्रेशर होगा कि ये जल्दी से जल्दी हमें भुगतान करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज रिकॉर्ड में होंगी ना, फिर आप इसे झुठला नहीं पाएंगे। तो ये चीजें जो हैं। दूसरी बात कि मजदूरों के लिए एक बहुत अच्छा ही ये प्रोविजन है, क्योंकि इसकी डिमांड तो हर राज्य से भी उठती थी कि आपने साल भर के लिए कर दिया, और कई बार मजदूर है कि वो इसी काम में लगा हुआ है, खेती के दिनों में भी, कटाई के दिनों में भी, पता चला क्योंकि खेती में थोड़े कम पैसे मिल रहे थे तो हम यहाँ। तो इस बार जो ये प्रोविजन किया गया, अब ये दोनों लिहाज से, एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से भी अच्छा है और मजदूरों के लिहाज से भी अच्छा है कि साल में 60 डेज, और वो ऑप्शनल है कि आप कब देना चाहते हैं। वो हर स्टेट गवर्नमेंट के लिहाज से वैरी करेगा, हर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से वैरी करेगा। तो ये एक तरीके से पूरी खेती के लिए, पूरी किसानी के लिए, मजदूरी के लिए बहुत ये था। जो इसका दूसरा हिस्सा है वो है एसेट क्रिएशन जी, जिसकी बात की है। और एसेट क्रिएशन सिर्फ इस मायने में नहीं कि भाई हम कुछ बना रहे हैं तो बनाते चले जाएं। प्रायोरिटाइज करना जो होता है कि आपने प्राथमिकता तय की, ये बहुत सोच समझकर, मुझे लगता है बहुत वैज्ञानिक तरीके से इस पर सोचा गया कि आज के दिन अगर हम किसी मजदूर से काम ले रहे हैं तो सबसे बड़ी जरूरत क्या है। आज गांव-गांव में वो समस्या पहुंच गई है, वो है वाटर सिक्योरिटी। बिल्कुल, शहरों से पहुंचकर अब गांव तक ये चीजें चली। तो जाहिर तौर पर इसका प्रायोरिटी में आएगा पहले कि आप उसको उस काम में लगाएं जो वाटर सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं, तालाब है, डैम है, इस तरीके के काम जो हैं। जो दूसरा है वो जाहिर तौर पर जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू होता है कि आप सड़कें बनाएंगे, आप स्कूल बन रहे हैं, जो मैंने कही लाइफस्टाइल वाली बात की, वो मजदूर आज चाहता है कि उसका बच्चा स्कूल जाए, तो उसके लिए स्कूल वहीं हो, तो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कोर है। इस तरीके से कई सारी चीजें हैं इसमें जिसने बहुत बड़ा बदलाव किया है, जो दिखेगा आने वाले दिनों में। आशुतोष जी, आपने एक बात कही कि इसकी निगरानी प्रणाली को बहुत सशक्त रखा गया है। इस कानून को अब सीधे सीधे जोड़ दिया गया है पीएम गति शक्ति के साथ में। हम आपसे जानना चाहेंगे कि पीएम गति शक्ति ने कैसे इस देश में, खास करके अगर हम योजनाओं के इंटीग्रेशन की बात करें, जो अलग अलग मंत्रालय अपनी अपनी योजनाएं चलाते थे, अब उनकी निगरानी बहुत बड़े स्तर से, अगर हम सीधे तौर पे कहें तो प्रधानमंत्री कार्यालय से सीधे होती है। हाँ। इसका असर आप जब विकसित भारत 2047 का हमारा सपना है वहां से, और आज जब आप देखते हैं कि इसकी निगरानी सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय कर रहा होगा, तो कैसे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और कितना सशक्त हमारी ये योजना और आगे होगी? देखिए, गति शक्ति की जब से शुरुआत हुई, जिसमें आपने बात कही ही खुद और सही बात कही कि अब मॉनिटरिंग पीएम के लेवल से होती है, पीएमओ के लेवल से होकर, यानी आपने एक टाइमलाइन फिक्स कर दिया। गति शक्ति का मतलब ही यही है कि हमें एक गति के साथ हमने एक लक्ष्य तय किया है, तो उस लक्ष्य के साथ बढ़ना है। जी राम जी जो कानून है, इसमें जो ये प्रोविजन किया गया कि भाई पंचायत के लेवल से कुछ डिसाइड होगा कि हमें ये काम शुरू करना चाहिए, आपने वहां पर दिया, क्योंकि जरूरत वही है, उसी को आप तय करने दो कि वो हमें जरूरत क्या है। सरकार को आपने कहा कि 15 दिन में काम देना है। माना तो ये जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे कि जिस दिन काम मांगे उसके नेक्स्ट डे से काम मिल जाएगा। चूंकि कई सारे गांव आप देखेंगे आजकल बहुत बड़े लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट भी कर रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी स्कीम से हो रहा है, तो सीधे सीधे आप उसमें जोड़ना है। अब आपको ये नहीं ढूंढना पड़ेगा कि भाई हमें एक यहां पर क्या तालाब बनाना चाहिए, फिर आप प्लान करेंगे और फिर वो आपके यहां एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हो रहा है, आपने सीधे उसमें जोड़ा
अब क्या है कि जैसे ही उसको जोड़ा, और चूंकि ये गति शक्ति से जुड़ा हुआ है, तो उस प्रोजेक्ट की भी निगरानी शुरू हो कि हमने इसके लिए इतना बजट रखा था, इतना ये रखा था, क्यों डिले हो रहा है, कहां डिले हो रहा है, स्टेट के लेवल पे डिले हो रहा है या सेंट्रल के लेवल पे डिले हो रहा है, कहां खामी आ रही है, बीच में कहीं करप्शन घुस आया है क्या, कोई बिचौलिया घुस रहा है इसमें, जो इसका एक बड़ा फैक्टर है। और वो पीएम गति शक्ति से जुड़ता है, जो आपने मॉनिटरिंग की बात की। पहली बार इस बिल में ये प्रोविजन किया गया कि 10% जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के लिए कर दिया गया, क्योंकि काम उनको करवाना है। आज के दिन ये हो रहा था कि वो मौजूद ही नहीं है और रजिस्टर कोई और भर रहा है, तो आपने एक व्यवस्था की कि उसका इम्प्लीमेंटेशन देखने वाला मौजूद आदमी वहां फील्ड पर भी हो, और ये व्यवस्था हो टेक्नोलॉजी के थ्रू कि आप दिल्ली में बैठ के भी उसको मॉनिटर कर रहे हो। तो ये मॉनिटरिंग बहुत तेज होगी, और इसीलिए बोलता हूं कि ये विधेयक मजदूरों के लिए भी अच्छा है। फाइनली जो उस गांव में व्यक्ति रह रहा है उसका लाइफस्टाइल बदलेगा, उसके बच्चों का जीवन सुधरेगा। एक और जिसकी बात हो रही है वो है कि इस नए कानून में मांग आधारित फंडिंग से बदलकर अब जो मानक फंडिंग, जिसे हम नॉर्मेटिव फंडिंग कहते हैं, वो बदला गया है। इसे आप अगर और विस्तार से बताना चाहें हमारे श्रोताओं को आसान भाषा में। अब इसमें 60-40 का प्रोविजन कर दिया गया, पहले 90-10 था, क्योंकि बाकी सारा कॉस्ट तो सरकार की ओर से ही जाता था। 10% जो कॉम्पोनेंट का कॉस्ट था उसमें सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का की हिस्सेदारी थी। मैं अगर इसमें और जोड़ना चाहूं तो क्या ये जो मानक फंडिंग है जो आपने बताया कि 60-40 वाला, इससे क्या 125 दिनों की गारंटी कमजोर होगी, कुछ ऐसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैंने पहले आपके सवाल के जवाब में जो बात कही कि किस तरीके से काम पहले दिन से भी मिल सकता है, वो मैंने बताया। चूंकि बहुत बड़े लेवल पे आज के दिन आप ग्राम पंचायतों में जाएं तो देखेंगे कुछ कुछ काम चल रहा होता है। कोई सड़क बन रही होगी, कहीं तटबंध टूटे पड़े होंगे किसी इलाके में, तो वहां तटबंध का काम चल रहा होगा, तो वो काम चल रहा है। किसी न किसी कारणवश अगर रुका हो तो वो जाहिर तौर पे वो पीएम गति शक्ति में आते ही वो दूर होगी बात। काम इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होगा मुझे नहीं लगता, लेकिन सुधार तो सतत प्रक्रिया है, तो वो चीजें चलती रहेंगी। लेकिन जो आपने 60-40 वाली बात कही, वो उस पर क्लैरिटी जरूरी है। अब इसको दो तरीके से देखना चाहिए। जितनी भी स्कीम चल रही है आज के दिन सेंट्रल, और आज से नहीं वर्षों से, बिल्कुल सारी की सारी 60-40 पे ही चलती है। बिल्कुल, अगर वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, बहुत सारी स्कीमें चल रही है, 60-40 पे चल रही है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारे लोगों का जीवन सुधरे, क्या स्टेट की नहीं बनती है? बिल्कुल। ये हिस्सेदारी बढ़ाने से एक चीज मुझे लगता है जो स्मूथ होगी, वो ये होगी कि जिम्मेदार हो जाएंगे राज्य। क्यों? क्योंकि उनका भी पैसा इसमें इन्वॉल्व होगा, जवाबदेही भी उनकी होगी अपने। हाँ, सही मायने में बताता हूं कि पैसा इन्वॉल्व होने के बाद जो है ये व्यावहारिक चीज है। लेकिन उससे बड़ी बात यही है कि राज्यों की जिम्मेदारी बनती है या नहीं अपनी जनता के लिए। तो ये देना चाहिए कि अगर हर चीज में एक भागीदारी हो रही है, टैक्स में अगर हिस्सेदारी मिल रही है पूरी, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट ये तो नहीं कहती है कि हमें जंग लड़ना है तो राज्य हमें पैसे दो, जी, ये तो नहीं कहती ना। आखिर हम संघीय व्यवस्था के तहत संघीय व्यवस्था है, इसमें हर किसी की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी जनता का ख्याल रखे। आपने बहुत विस्तार से हमें बताया है कि कैसे इस योजना के जो फायदे हैं वो हैं, एक तो मजदूर को 125 दिन की रोजगार की गारंटी मिलेगी, 60 दिनों का जो एक ब्रेक दिया गया है, तो उस समय पर हमारी किसानी और खास करके बुआई कटाई के सीजन में उनको भी मजदूर मिल सकेंगे। इसके अलावा मैं चलते चलते आपसे एक बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगा, एक जो इसका कटाक्ष कर रहे हैं वो कह रही हैं कि इससे राज्यों पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा, तो इस पर अगर आप संक्षेप में हमें बता सकें कैसे ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है कुछ लोगों की ओर से। वित्तीय बोझ बढ़ने की बात नहीं है, एक तो क्या है कि जिम्मेदारी निभाने की बात है। वित्तीय बोझ तो किन चीजों से बढ़ता है? जिसमें उत्पादकता नहीं हो जी। यहां इसीलिए इसको उत्पादकता से जोड़ा गया कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है तो वो कहां हो रहा है? वो उसी राज्य में हो रहा है। वो सड़कें बन रही है, वो हॉस्पिटल बन रहा है, वो बांध बन रहे हैं। बोझ बढ़ता है उन चीजों से जो गैर उत्पादक हैं। बिल्कुल आशुतोष जी, आपने बहुत विस्तार से हमें इस योजना के बारे में बताया और खास करके ये बताया कि कैसे विकसित भारत की तरफ अगर हम सपना देख रहे हैं तो उसके लिए हमें समय समय पर परिवर्तन करने हैं। आज इस योजना में परिवर्तन की जरूरत थी। आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, आप इस कार्यक्रम को हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। नमस्कार। सुर्खियों में